नमस्कार दोस्तों। आने वाले फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023 से 24 में आप अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम ने कहा इस साल के बजट को पेश करते हुए। और उनके हिसाब से ये अमृतकाल 2023 से 2047 के टाइम को कहा जाएगा, जब 2047 में इंडिया को आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं अमृतकाल के इस पहले बजट के बारे में, जो कि हमारे पूरे साल के इकॉनमी का इम्पोर्टेंट एजेंडा है। बट कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आइए इसे समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ बजट पे, यानी कि बजट बनता कैसे है। तो प्रोसेस ऑफ बजट में ध्यान देने वाले 3 पॉइंट हैं, जिसको बनाने में हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री को 6 महीने का समय लगता है। जिसमें पहला पॉइंट है इंडिया कितना पैसा कमाएगी, दूसरा पॉइंट है कितना पैसा खर्च करेगी, और तीसरा पॉइंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा फोकस कहाँ होगा। तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर भेजती है सारे मिनिस्ट्री को, और सभी को एक एस्टीमेट देने के लिए कहती है कि आने वाले साल में आपको कितने पैसे चाहिए। और फिर सारी मिनिस्ट्रीज़ अपने अपने पिछले साल के खर्चे को देखकर उसमें एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में लगने वाले खर्चे को ऐड करके एक एस्टीमेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजती है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके हिसाब से अपना एक कैलकुलेटिव एस्टीमेट निकालती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी कितना ग्रो होगा। फिर इन दोनों फिगर्स को टॉप ऑफिशियल्स के कंक्लूजन से अप्रूव किया जाता है और बजट बनाने का काम शुरू होता है। और फिर फाइनल में प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों डिस्कस करके एक फाइनल बजट बनाते हैं। फिर इसे सारी मिनिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर ये बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और उससे पहले ये सीक्रेट होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि बजट बनता कैसे है। अब बारी आती है कि बजट को कैसे पेश किया जाता है, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट को पेश करने से एक दिन पहले कुछ मेन टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, जैसे कि भारत की इकॉनमी में क्या चल रहा है, पिछले साल के बजट के हिसाब से सब कुछ कैसा परफॉर्म हुआ, मतलब कि इकॉनमी सर्वे के ऊपर बात होती है। बेसिकली मेन टॉपिक्स जैसे कि लास्ट ईयर कितना लोन लिया गया, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन कितना था, और फॉरेन ट्रेड्स के फिगर्स के ऊपर डिस्कशन होता है। अब बजट को 2 पार्ट में पेश किया जाता है। पहला बजट स्पीच एंड अनाउंसमेंट, और दूसरा पार्ट होता है अकाउंट का। पहला पार्ट बजट स्पीच एंड अनाउंसमेंट को सिंपली ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो कि 5 साल तक चलेगा, तो उसमें गवर्नमेंट ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर में और कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और दूसरा अकाउंट वाले पार्ट को ऐसे समझते हैं, जैसा कि पहले हमने बजट प्रोसेस में 2 पॉइंट हाईलाइट किए थे कि गवर्नमेंट कितना पैसा कमाएगी और कितना पैसा खर्च करेगी। तो अकाउंट वाले पार्ट में इन्हीं के बेस पे 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जिनका रिलेशन हमारे टैक्सेस से होता है, जो कि हम सभी लोग पे करते हैं। पहला रिसिप्ट बजट, दूसरा एक्सपेंडिचर बजट, और तीसरा होता है डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पहला रिसिप्ट बजट, इसको ऐसे समझते हैं कि सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम फी, लोन, पेनल्टीज़। और दूसरा एक्सपेंडिचर बजट, इसका मतलब है कि सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है। और तीसरा डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे समझते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो किस मिनिस्ट्री ने कितना पैसा किस काम के लिए मांगा है, ये तीसरे पॉइंट में पेश होता है। अब बजट पेश हो जाने के बाद इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है और बिल पास होता है, और फिर एक एक्ट बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट पार्लियामेंट के परमिशन के बिना आपका पैसा यूज़ नहीं कर सकती है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि बजट कैसे बनता है और बजट को कैसे पेश किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम सभी के टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ लगने वाला है। तो इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है कैपिटल स्पेंडिंग के ऊपर, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे कि रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स एंड ब्रिजेस। तो सरकार इस बार के बजट के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33 से 35% ज़्यादा पैसा खर्च करेगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और ऐसा जॉब क्रिएट्स करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है जॉब क्रिएट्स होंगी लोगों के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की बड़ी समस्या है। अब दूसरा सबसे फोकस एजेंडा इस बजट में है, वो है रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। इसका मतलब है कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है और कितना पैसा कमा रही है, इसके बीच के गैप को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं।
और डेफिसिट वर्ड यूज़ हुआ है तो जाहिर सी बात है सरकार जितना पैसा कमा रही है उससे ज़्यादा खर्चे हैं। तो इस साल का फिजिकल डेफिसिट है 16.61 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 6.4% है, जो कि पहले से कम हुआ है। तो इस फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार कई सारी स्कीम के बजट में से पैसे कट करती है तो किसी स्कीम में बढ़ाती है, और यही चीज़ इस बार के बजट में देखने को मिल रहा है। जैसे कि फूड, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम की सब्सिडीज़ पर 28% का कट ऑफ देखा गया है। और भी कट ऑफ है, जैसे कि मनरेगा स्कीम, जो कि सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम है, जिसमें एक्सपेंडिचर को 89,400 करोड़ से 60,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कि सबसे छोटा अमाउंट है। इसको हम परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर में देखते हैं तो 1.3% है। इस बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 मेन प्रायोरिटीज़ बताई और इसको सप्तऋषि का टाइटल दिया। जैसे कि फर्स्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकेंड है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऐड एग्रीकल्चर सेक्टर्स, थर्ड है फाइनेंशियल सेक्टर, फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ है ग्रीन ग्रोथ, सिक्स्थ है यूथ पावर एंड सेवन है अनलीसिंग पोटेंशियल। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए आइए अलग अलग सेक्टर्स के बजट एलोकेशन और मेन स्कीम को हाईलाइट करते हैं। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, तो रेलवे बजट एलोकेशन में बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिला है। जैसे कि 1.40 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.41 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ ज़्यादा है। वहीं बात करें डिफेंस सिस्टम की, तो डिफेंस बजट में 13% हाइक देखने को मिला है, जो कि 5.25 लाख करोड़ से 5.9 लाख करोड़ कर दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसमें कटौती की गई है, जो कि 1,24,000 करोड़ से घटाकर 1,15,500 करोड़ कर दिया गया है। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में होने वाले इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 86,175 करोड़ से 89,155 करोड़ कर दिया गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात करें तो इसमें 24% ज़्यादा बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है, जो कि 2,17,000 करोड़ से 2,70,000 करोड़ कर दिया गया है। अब ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर 35,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। इसमें मेनली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शामिल है, जिसके लिए 19,700 करोड़ एलोकेट किया गया है। अब एजुकेशन सेक्टर की तरफ ध्यान दें तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा बजट एलोकेशन में चेंजेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसमें 2 मेन स्कीम ऐड की गई है। पहला, एजुकेशन सेक्टर में 3 सेंटर ओपन किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा मेनली ट्राइबल स्टूडेंट के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे अगले 3 सालों के अंदर। अब बात करते हैं कुछ कमोडिटीज़ की जिनके प्राइस बढ़ेंगे। जैसे कि सिगरेट्स में 16% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपाउंडेड रबर पे इंपोर्टेड ड्यूटीज को 10% से 25% कर दिया गया है, और किचन में लगने वाले इंपोर्टेड चिमनी पे भी कस्टम ड्यूटीज को 7.5 से 15% कर दिया गया है। वहीं पर कुछ कमोडिटीज सस्ते भी होंगे जिन पे कस्टम ड्यूटीज काटी गई है, जैसे कि मोबाइल फोन के मटेरियल्स, टीवी के ओपन सेल पार्ट्स, मशीनरीज फॉर द लिथियम आयन बैटरीज एंड रॉ मटेरियल्स फॉर द ईवी इंडस्ट्रीज। अब एक नजर टैक्स रिजीम के ऊपर डालते हैं, जिसमें 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि लास्ट ईयर था 20.86 लाख करोड़, जो कि इस साल के लिए रहेगा 23.3 लाख करोड़। अब आप सुन रहे होंगे 7 लाख पे रिबेट मिल गया है, तो अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा 7 लाख इनकम पे। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1000 भी एक्स्ट्रा हुई तो आपको 3 to 6 लाख पे 5% देना पड़ेगा, और 6 to 9 लाख पे 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। अब न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट को ऐड किया है, जिसमें 50,000 का रिबेट दिया जाएगा, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं होता था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट में लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।